जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं महाजनपद, यानी इसके बारे में देखने वाले। हमने जो है यह आदिम सभ्यता बता दिया था, जैन धर्म बता दिया था, बौद्ध धर्म बता दिया था। उसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, महाजनपद काल, यानी महाजनपद का काल उदय कैसे होता है, कब होता है इनका उदय, तो इसके बारे में बताने वाले हैं। महाजनपद के बारे में देखिए, महाजनपद जो इसका काल कब से कब तक रहता है, यानी कब से कब तक नहीं, ये जो समय आता है 600 BCE, 600 BCE या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसे कहा जाता है, समय माना जाता है। यानी ये नहीं मान लेना कि 600 ईसा पूर्व 600 साल पहले, यानी 600 साल पहले का उस समय जो हर्षवर्धन के समय वाला काल नहीं है। जो हर्षवर्धन का समय आता है वो समय वाला नहीं, यानी ये वो समय है जहाँ बौद्ध जी वाला, गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है उसके 82 साल कुछ पहले जो है, 82 या 92 साल पहले, 83 साल पहले जो है यानी जो है इनका महाजनपद का जो है उदय हो जाता है। यानी भगवान बुद्ध का जन्म कब होता है, 563 में, 483 में इनकी मृत्यु हुई थी, 483 में मृत्यु हुई थी, यानी महापाप निवारण होता। और जन्म कब होता, 563 BC में हुआ था। तो ये कब चल रहा है, 600 BC चल रहा है, यानी और इसके और नीचे जाओ BC में, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो लिखा हुआ 600 BC, पहले इसको समझ लेते हैं तो उसके बाद ये चलते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए, यानी आज कितनी तारीख, यानी ये 2026 वो 2024 चल रहा है, यानी 1/1/2/1/1/1, यानी पहली तारीख, पहला महीना जो है 1 हो जाता, सन जो है 1 हो जाता, 1 ईस्वी आ जाता है। तो उस दिन ईसा मसीह का जन्म लिया जाता है। हमारे यहाँ जो कैलेंडर चलता है वो जो समय है ईसा मसीह के जन्म से लिया जाता है जन्म। उसी प्रकार हम देखते हैं, यानी जो ईसा मसीह के जन्म, यानी 2000 क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। इसको 24 हटा दो, सीधा सीधा कितना 2000 चला जाता है, या इसी में काउंट कर लो, कितना कर लिया जाएगा, 600, यानी ये कितना आया, 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2624, यानी 2624 साल पहले, यानी इतने सालों पहले जो है इस महाजनपद का उदय हुआ था, समझे। अब देखिए, महाजनपद में कुल 3 वंश आए थे, कुल जो है प्रमुख आते हैं, कुल जो 3 वंश आते हैं। पहला कौन सा, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। इसका जो आखिरी पुत्र जो होता है उसकी मृत्यु करके जो है ये जो है शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। उसके बाद जो है ये महापदनंद जो नंद वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं, देखिए इनमें जो 16 महाजनपद का उदय हुआ था। महाजनपद में जो है कुल कितने जनपद, 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें से 8 गणराज्यों का उदय हुआ। 8 गणराज्य ये कौन कौन से हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, हम इनको बाद में बताएंगे। पहले देखेंगे 16 महाजनपद कितने हैं, 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो है वो कितना है, वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, दक्षिण भारत में। और सब 15 जो बचे हैं, 15 वो उत्तर भारत के, कहाँ के, उत्तर भारत के। उसमें से 8 जो है, 8 गणराज्य जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, समझे, उसको बाद में बताऊंगा। अब देखिए, महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है, महाजनपद की जानकारी जो है ये कहाँ से मिलती है, जैन ग्रंथ में देखा जाए कहाँ, भगवती सूत्र से मिलती है। अगर बौद्ध ग्रंथ से देखा जाए तो वहाँ अगमतुक निकाय से मिलती है, समझे। कहाँ से, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से, बौद्ध ग्रंथ में अगमतुक निकाय से इनकी जानकारी मिलती है, समझे। उसी प्रकार हम देखने वाले क्या है, इसमें लिखा 16 महाजनपद में से 15 महाजनपद जो है वो कहाँ के थे, उत्तर भारत के। एक जो बच रहा है वो दक्षिण भारत के, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम बता दूंगा मैं। देखिए, ये जो एक बच रहा है, ये गोदावरी नदी जो किनारे है उसका नाम क्या, असमक है। उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी पोर्टिल या पोतन है, पोर्टिल नाम है, समझे। उसकी राजधानी पोर्टिल या पोतन भी कहा जाता है इन्हें।
जो ये दक्षिण भारत में है, ये गोदावरी नदी किनारे, ये हमने यहाँ लिख दिया, नोट कर दिया है। अब देखिए, जो कुछ 8 गणराज्यों में से जो कुछ गणराज्य है उसके बारे में बताऊंगा। ये कहाँ का मगध एम्पायर चल रहा, समझे, मगध एम्पायर। इसमें से एक छोटा सा राज्य है मगध। पहले छोटा सा राज्य जो है मगध हुआ करता था, यानी इतना भय हुआ करता था। ये जो मगध है कहाँ पर है, पटना में है, बिहार में, समझे। देखिए इसकी राजधानी जो उस समय हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, गिरिब्रिज, यानी राजगृह कहा जाता था, या गिरिब्रिज जो है उसको कहा जाता था। वर्तमान नाम क्या, पाटलिपुत्र या पटना हो गया, समझे। कहाँ से चेंज हुआ, तो गिरिब्रिज से, मगध से हुआ गिरिब्रिज, गिरिब्रिज से क्या हुआ, राजगृह कहा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से क्या बदला गया, पटना बदला गया। यहीं पर जो बैठता है क्या, 16 वर्ष की अवस्था में किसका होता है, यानी जो है जो हरिया वंश का आता है, पहला शासक हरिया। भारत में पूछा जाए पहला वंश कौन आता है, वो हरिया वंश आता है। कौन आता है, हरिया वंश, समझे। इसके जो है ये 542 बीसी में, 542 बीसी में जो है ये 16 वर्षों की अवस्था में हो जाता है। तो ये जो है ये मगध की गद्दी पर बैठता है, समझे, मगध की गद्दी पर बैठता है। अब जब ये मगध छोटा सा कहता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, तो इन्होंने जो है यहाँ पर एक देश है लिखा अंग, ये भी देश था मगध जो है, यानी जो बिंदुसार जो था, बिंदुसार, इन्होंने जो है यहाँ पर अंग देश पर आक्रमण करते हैं। कहाँ पर, अंग देश पर आक्रमण करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या थी उस समय, चंपा थी। अंग देश की राजधानी क्या थी, चंपा थी, समझे। चंपा का शासक जो बृहदत्त था, वहाँ के शासक कौन था, बृहदत्त था। चलिए देख रहे, चंपा का जो शासक था कौन था, बृहदत्त था, यानी उसका वहाँ का राजा कौन था, चंपा का शासक बृहदत्त था, समझे। तो ये जो मगध जो बिंदुसार जो आता है, बिंदुसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंदुसार कौन होते हैं, बिंदुसार जो होते हैं अशोक के बाप होते हैं, अशोक के पिताजी होते हैं। और जो बिंबिसार है, बिंबिसार ये अजातशत्रु के पिता होते हैं। कौन होते हैं, अजातशत्रु के पिता, समझे। इधर अजातशत्रु के पिता बिंबिसार हो गए, और जो अशोक के पिता बिंदुसार। बिंदुसार बिंबिसार में बहुत अंतर है, समझे। बिंबिसार जो होता है ये हरिया वंश में आता, पहला राजा होता है, हरिया वंश का पहला राजा, या भारत का जो पहला राजा यही होता है, समझे, बिंबिसार। तो इन्होंने अंग देश पर आक्रमण किया, तो इनकी सेना कमजोर पड़ गई, ये जो हार गए। यहाँ जो था बृहदत्त, इनको जो है हरा देता है, तो ये मगध और थोड़ा बड़ा हो जाता है, मगध जो है ये मगध में मिल जाता है, समझे। उसी प्रकार यहाँ वैशाली में होता है, वैशाली में, यहाँ वैशाली पर आक्रमण करता है, वैशाली को भी जीत लेता है, समझे, वैशाली को भी जीत लेता है। वैशाली कहा जाता है या लिच्छवी कहा जाता है, समझे, उसको जीत लेता है। यहाँ के शासक कौन थे, चेटक। चेटक की पुत्री क्या नाम था, चेलन्ना। तो इन्होंने जब इनको हराया, हराने के बाद अपन समझौता किया, तो इनकी जो है पुत्री जो थी, चेटक की पुत्री चेलन्ना के साथ जो है विवाह कर लिया गया। तो इसको भी मिल गया, यानी इधर अंग भी मिल गया, थोड़ा और बड़ा था, इतना बड़ा था, फिर अब इतना बड़ा हुआ। उधर क्या मिल गया, लिच्छवी वैशाली मिल गया, और बड़ा हो गया, समझे। जो चेलन्ना का विवाह इनके साथ हुआ। उसी प्रकार देखते हैं अब यहाँ कहाँ होते हैं, ये जो है आक्रमण कहाँ करते हैं, उसके बाद कौशल नरेश पर, कौशल पर करते हैं। कहाँ पर, कौशल पर। ये कौशल कहाँ पड़ता, श्रावस्ती में पड़ता है। कहाँ पड़ता, श्रावस्ती। यहाँ का शासन कौन था, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत के ऊपर जो आक्रमण करता है, प्रसेनजीत भी जो है हार जाते हैं, यानी बिंबिसार से जो है ये भी हार जाते हैं, यानी इसको मिला लिया। और जो ये हार जाते हैं तब ये जो है ये कुछ मांगे करते हैं, बिंबिसार मांगे करते हैं। जो इनकी बहन थी कौशल नरेश की, जो यानी प्रसेनजीत की जो बहन थी, क्या नाम था, कौशल देवी, उनका विवाह जो है उनके साथ किया गया, यानी जो बिंबिसार का भी विवाह जो है कौशल देवी के साथ हुआ। और विवाह हुआ, जो काशी राज्य था, काशी राज्य को दहेज में दे दिया गया। इन्होंने जो है प्रसेनजीत ने जो है काशी राज्य को दहेज में दे दिया। उस समय काशी जो राज्य जो होता हुआ करता था, उसमें 80 ग्राम थे, कितने, 80 ग्राम यानी गाँव थे, 80 गाँव। उस समय जो वहाँ इनकम होती थी, इनकम रुपया जो होता था, वहाँ की जो है 1 वर्ष की 1 लाख रुपया होती थी, समझे, इनामी राशि। इनामी राशि नहीं कह सकते हैं, इनकम जो होती थी वो 1 लाख रुपए होती थी। साथ में गांव भी दिया, और जो पेंशन आती थी उसको भी साथ में दिया।
इनके साथ है, यानी जो कौशल देवी के साथ विवाह हुआ। उसके बाद ये जो मगध जो है ये अवंतिका पर अधिकार करता है, यानी अवंतिका के राजा कौन थे, यानी उज्जैन। इसकी राजधानी कौन थी, अवंतिका की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी, समझे, उज्जैन या माहिष्मती उस समय कहा जाता था। तो यहाँ के राजा चंद्रप्रद्योत थे, कौन थे, चंद्रप्रद्योत। इनके साथ भी जो है युद्ध हुआ, ये भी हार जाते हैं। तो मगध धीरे धीरे जो इधर इतना विस्तार हुआ, फिर इधर इतना विस्तार, धीरे धीरे जो बड़ा हो गया, समझे। यह कुछ जो चीजें हैं उसके बारे हम देख लेते हैं। मगध के बारे में जो 8 गणराज्य है, इस गणराज्य के बारे में हम देख लेते हैं। आइए उसको देखते हैं। देखिए पहला जो है काशी राज्य था, यह वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है, अयोध्या के थोड़ा और उधर साइड। दूसरा जो था वत्स था, उसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। दूसरा कौन था, वत्स, उसकी राजधानी कौशाम्बी कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के समय यानी आधुनिक भारत में ये जो इलाहाबाद है, ये उत्तर प्रदेश की एक दिन के लिए राजधानी बनी थी, समझे, एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश। अब वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी पूछा जाए वो इलाहाबाद ही है, समझे। देखिए यहाँ पर पुराने वो जो है उसकी राजधानी क्या हुआ करते थे, कौशाम्बी, इलाहाबाद में पड़ता है। उसी प्रकार कौशल देखा जाए, कौशल देश की राजधानी क्या होती थी, श्रावस्ती। श्रावस्ती ने फैजाबाद हुआ करती थी, समझे। उसी प्रकार मल्ल देखते हैं, मल्ल की राजधानी क्या होती थी, कुशावती होता थी। कुशावती कहाँ पड़ता, देवरिया के पास पड़ता, समझे, कुशावती देवरिया में। पांचाल जो होता था, पांचाल ये आई छत्र या कंपल, आई छत्र या कंपल ये कहाँ पड़ता है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जो आसपास वाला क्षेत्र है वहीं पर पड़ता है, समझे। कंपल या कंपल या आई छत्र जो। उसके बाद क्या देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 छठा देखेंगे चेदी। चेदी जो होता है यहाँ का राजधानी क्या, शक्तिमिति, ये बुंदेलखंड में पड़ता है। कहाँ, बुंदेलखंड में पड़ता है। चेदी जो होता है शक्तिमिति हुआ करती थी, ये बुंदेलखंड में पड़ता, समझे। उसी पर 7वां देखे कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक थी, समझे। हाटक ये कहाँ, राजौरी में, हजारा क्षेत्र में, राजौरी में हजारा क्षेत्र में पड़ता। उसके बाद सूरसेन को देखेंगे, सूरसेन कहाँ, इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी, समझे। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। अब देखिए यहाँ पर वंशों के बारे में चलते हैं। हर्यक वंश, जो भारत का पहला वंश कौन पड़ता है, हर्यक वंश। दूसरा कौन पड़ता है, शिशुनाथ। तीसरा जो पड़ता है क्या पड़ता है, नंद राजवंश। देखिए जो हर्यक वंश, बिंबिसार का पहला शासक कौन होता है, हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार हुआ। इसे जैन ग्रंथों में सुरोणी कहा गया। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं जो हर्यक वंश में आते हैं। हर्यक वंश में कुल कितने शासक हुए, हर्यक वंश में कुल 6 शासक हुए, समझे। हर्यक वंश में कुल कितने शासक हुए थे, 6 शासक हुए थे। पहला शासक कौन, पहला शासक कौन होता है, पहला शासक होता है बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला शासक कौन होता है, बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का कौन होता है, बिंबिसार का पुत्र कौन होता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन होता है, उदयन। उदयन का पुत्र कौन होता है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का पुत्र क्या था, मुंड। मुंड का पुत्र कौन होता है, नागदासक। नागदासक का पुत्र कोई नहीं रहा। इसका अंतिम सेनापति कौन था, नागदासक का अंतिम सेनापति शिशुनाग था। शिशुनाग ने ही इनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, समझे। अब देखें ये जो है बिंबिसार, ये कम से कम 57 वर्षों तक जो है राज किया है। जो मगध की गद्दी पर 57 वर्षों तक कम से कम राज किया है। तो ये अजातशत्रु जो है ये अपनी पिता की हत्या कर देता है। किन्हीं के कारणों से करता है कि अब भाई तुम बूढ़े हो गए, कब तक बैठे रहोगे गद्दी पर, हम भी तो बैठे, हम भी तो हैं, हमारा कुछ चल ही नहीं रहा है तो हम गद्दी का बैठे, हम भी बूढ़े होने चाहते हैं। तो ये गुस्से में आकर के जो है इसकी बिंब अपने पिता की हत्या कर देता है, समझे। इसीलिए इस अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृहंता भी कहा जाता है, समझे। उसी प्रकार देखें बौद्ध धर्म की मान्यता, जो बौद्ध धर्म की मान्यता से ये जो है बिंबिसार किसको मानता था, बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था, समझो। इसका वैवाहिक संबंधों के बारे में अगर मैं बात करते हैं, जो वैवाहिक संबंधों से जो है ये अपने राज्य का बढ़ावा दिया, यानी इधर भी अंग मिला लिया,
युद्ध करके अंग को मिला लिया, उसके बाद जो कौशल को मिला लिया, वो वैशाली को मिला लिया, उसके बाद कौशल को मिला लिया, उसके बाद अवंतिका को मिला लिया, उसके बाद यहाँ क्या आता है, यहाँ एक राजा उसको जो इन्हीं वैवाहिक संबंधों के द्वारा मिला लिया। पहला विवाह कब होता है इसका विवाह, पहला विवाह किसके साथ होता है, पहला विवाह जो कौशल मेरे राजा प्रसेनजीत की बहन जो होती है, वो इसकी बहन जो कौशल देवी के साथ होता है। पहला विवाह किसके साथ होता, बहन इसकी कौशल देवी बहन कौशल देवी के साथ होता, प्रसेनजीत की बहन इनके साथ होता है। दूसरा विवाह किसके साथ होता है, चेलिन्ना के साथ होता है। दूसरा विवाह किसके साथ होता है, चेलिन्ना के साथ होता है। तीसरा विवाह जो है, तीसरा विवाह मध्य राज की राजकुमारी श्रेमा या खेमा कहा जाता है, श्रेमा या खेमा कहा जाता है, उनके साथ। मध्य राज कहाँ पड़ता है, मध्य राज जो है पंजाब में पड़ता है, समझे, मध्य राज कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। अब देखिए अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक था। ये किस विद्यालय में पढ़ा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा था। किस विद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा था, समझे। हाँ, राजवैद्य इसका नाम था, जीवक था। हाँ, और उसके बाद हम देखें अब जो है ये अंतिम जो हरियावंश का जो अंतिम सेनापति अंतिम आता है, वो कौन आता है, यानी नागदशरथ। ये इनके पुत्र हैं, ये इनके पुत्र हैं, ये इनके पुत्र नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये सब राजा हो चले गए। उसके बाद जो इसका अंतिम सेनापति आता है, इसी ने जो है इसकी हत्या कर देता है। शिशुनाग वंश जो है इसकी हत्या करके बस शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। वह दयालु राजा था। शिशुनाग का पुत्र कौन होता है, कालाशोक होता है। कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगीत भी होती, समझो, कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगीत भी होती है। उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। वहाँ से कहाँ, शिशुनाग से अगली वीडियो में बताऊंगा शिशुनाग वंश। चलिए तब तक ले जय हिंद।